नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं कुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और साथ ही बताएंगे किस तरीके से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी आधारभूत संरचना को लेकर किस तरीके से विकास किया जा रहा है। इस पर आज खासतौर से आपको खास जानकारी भी देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। देश का कोयला उत्पादन दिसंबर 2023 में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 10.75% बढ़कर 9.28 करोड़ टन हो गया है, जबकि दिसंबर 2022 में देश का कोयला उत्पादन 8.38 करोड़ टन रहा था। दिसंबर में कोयला आपूर्ति भी 8.36% बढ़कर 8.62 करोड़ टन हो गई है। वहीं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में कुल मासिक लेन देन राशि 18.23 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो साल 2022 की समान अवधि के आंकड़ों से 54% अधिक है। पेमेंट करने की संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा 12.02 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42% अधिक है। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और FAME II की समय सीमा नजदीक आने के साथ सरकार ने इसके लक्ष्य का 70% यानी 12.2 लाख पूरा कर लिया है। सरकार ने मार्च 2019 में 17.40 से अधिक वाहनों को FAME II सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा था, जिसके तय मियाद यानी 31 मार्च 2024 से पहले पूरा होने की उम्मीद है। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार कल लाल निशान के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों। तो जाना आज आपने आज की जो टॉप लाइन्स है, यानी क्या कुछ खास कारोबार जगत में। और आई इकोनॉमी टुडे में अब पहले बात करते हैं कोयला उत्पादन को लेकर। दरअसल कोयला मंत्रालय के मुताबिक देश का कोयला उत्पादन दिसंबर 2023 में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 10.75% बढ़कर 9.28 करोड़ टन हो गया। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। दिसंबर 2022 में देश का कोयला उत्पादन 8.38 करोड़ टन रहा था। देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL का उत्पादन पिछले महीने 8.27% बढ़कर 7.18 करोड़ टन हो गया, जबकि दिसंबर 2022 में ये 6.63 करोड़ टन था। बयान के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2023 की अवधि में भारत का कुल कोयला उत्पादन एक साल की पहली समान अवधि के 60.83 करोड़ टन से बढ़कर 68.43 करोड़ टन हो गया। दिसंबर में कोयला आपूर्ति 8.36% बढ़कर 8.62 करोड़ टन हो गई, जबकि एक साल पहले समान अवधि में ये 7.95 करोड़ टन थी। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि कोयला उत्पादन और आपूर्ति को निरंतर कायम रखने, एक विश्वसनीय एवं जुझारू ऊर्जा क्षेत्र के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। और आइए बात करते हैं UPI पेमेंट को लेकर। भारत में डिजिटल पेमेंट का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI ट्रांजैक्शन के लेटेस्ट डेटा में भी देखने को मिलता है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPC के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर महीने में 18.23 लाख करोड़ रुपए का लेन देन UPI के जरिए किया गया, जो कि नवंबर के मुकाबले 5% बढ़ गया। दिसंबर में 12.02 अरब ट्रांजैक्शन किए गए, जो कि नवंबर के मुकाबले 5% और पिछले वर्ष की तुलना में 42% अधिक है। दिसंबर महीना UPI के लिए इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस महीने अब तक के सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए गए और UPI लेन देन ने नई ऊंचाइयों को छू लिया। UPI के जरिए लेन देन की बात करें तो 2023 में इसका भी रिकॉर्ड कायम हुआ और 117.6 अरब ट्रांजैक्शन किए गए। मूल्य के लिहाज से इस साल 183 लाख करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ, अगर वर्ष 2023 की अगर बात हम करें, जबकि साल 2022 के मुकाबले ये 45% अधिक है। संख्या के लिहाज से भी 2022 की तुलना में 2023 में 59% की बढ़ोतरी देखने को मिली। महीने के लिहाज से अगर देखें तो नवंबर 2023 में भी रिकॉर्ड बना था और 17.4 लाख करोड़ रुपए के 11.24 अरब लेन देन किए गए थे। दिसंबर में UPI लेन देन 2022 के इसी महीने की तुलना में संख्या के लिहाज से 54% और मूल्य के लिहाज से 42% बढ़ गया। अडानी ग्रुप की कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है कि इस मामले में CBI की जांच रिपोर्ट और एक्सपर्ट कमेटी की निष्पक्षता पर उसे कोई संदेह नहीं है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट कोई अंतिम सत्य नहीं है। और आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। जी हां, सबसे पहले देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी की क्या स्थिति बनी हुई है।
आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए तो 11 अंकों की तेज़ी के बाद ये बना हुआ है 21,710 पर। आज की अगर बात की जाए तो यहाँ एक हरा निशान जो है गिफ्ट निफ्टी में फिलहाल नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स की तो आप देख सकते हैं करीब 59 अंकों की जो गिरावट है वो सेंसेक्स ओपनिंग में नज़र आ रही है, जिसके बाद ये 31,832 पर आज खुलता हुआ नज़र आया। वहीं अगर हम बात कर लें निफ्टी 50 ओपनिंग की तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 47 अंकों की जो गिरावट है वो नज़र आ रही है, जिसके बाद ये 21,618 पर आज खुला है। यानी यहाँ लाल निशान के साथ हम कह सकते हैं कि आज जो शुरुआत हुई है वो लाल निशान के साथ नज़र आ रही है। तो ये तो बात हुई किस तरीके से जो ओपनिंग हुई है। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि आज के जो टॉप गेनर्स रहे, टॉप 5 गेनर्स आप देख सकते हैं किस तरीके से अडानी ENT, अडानी पोर्ट्स और बजाज फाइनेंस सर्विसेज और ब्रिटेनिया, ये आज के टॉप 5 गेनर्स हैं, जहां पे हरे निशान के साथ फिलहाल जो कारोबार है वो होता हुआ नज़र आ रहा है शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए। टॉप गेनर्स के बाद अब आइए रुक कर लेते हैं टॉप लॉसर्स का भी। कहाँ आज लाल निशान के साथ देखिए सबसे ज़्यादा जो कारोबार नज़र आ रहा है। JSW स्टील की बात की जाए, टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, विप्रो और इनकी, यहाँ आज जो लाल निशान है वो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं लाल निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आज के टॉप लॉसर्स आपने जान लिए। इससे पहले टॉप गेनर्स आपने जाने थे किस तरीके से कहाँ हरे और लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। आगे बढ़ेंगे ग्लोबल मार्केट की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं US मार्केट की स्थिति क्या बनी हुई है। यहाँ भी लाल निशान के साथ जो कारोबार है वो होता फिलहाल नज़र आ रहा है। डॉ जोन्स की हम बात करें, S&P की बात की जाए या नैस्डैक की बात की जाए, और इसके साथ साथ US मार्केट के बाद अगर हम बात करें यूरोपियन मार्केट की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं खासतौर से FTSE और CAC की अगर बात की जाए तो इनमें एक लाल निशान के साथ कारोबार है, गिरावट नज़र आ रही है। जबकि डेक्स की हम बात करें तो यहाँ ज़रूर 17 अंकों की बढ़त जो है वो दिखी, जिसके बाद हरा निशान यहाँ पे नज़र आया। तो एक मिला जुला उतार चढ़ाव के साथ जो बाजार है वो फिलहाल यूरोपियन मार्केट में नज़र आए। और इसके बाद अब आइए रुक करेंगे एशियन मार्केट का भी। एशियन मार्केट की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ भी लगभग वही स्थिति है। हैंग सेंग की बात करें, कॉस्पी की बात की जाए तो इनमें गिरावट के साथ आज हम फिलहाल देख पा रहे हैं कारोबार। जबकि शंघाई की अगर हम बात करें तो यहाँ एक हरे निशान के साथ एक मामूली बढ़त जो है वो फिलहाल अभी नज़र आ रही है। तो जान लिया आपने किस तरीके से अलग अलग मार्केट की स्थिति रही। अब आपको ब्रेंट क्रूड की स्थिति बता देते हैं। आप देख सकते हैं करीब 0.05 की जो गिरावट है वो इसमें दर्ज की गई है, जिसके बाद ये $75.84 प्रति बैरल दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई आज के क्रूड की और इसके साथ साथ मार्केट की स्थिति की। और इसी के साथ ही हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए DD न्यूज़ का। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और आइए बात करते हैं आज के फोकस की। विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार भारत न सिर्फ विकास की नई इबारत लिख रहा है बल्कि नई इबारत रच भी रहा है। देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लगातार बढ़ाया जा रहा है। पिछले 10 सालों में आए बदलाव से मेक इन इंडिया को ये सार्थक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देश में लगातार विकास को बढ़ावा देते हुए सरकार आधारभूत ढांचे का विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने काफी निवेश किया है, जिसके बारे में पीएम ने तमिलनाडु में अपने दौरे के दौरान जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने से देश में विश्व भर से भारी निवेश हो रहा है, जिसका लाभ देश के साथ साथ तमिलनाडु को भी मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश किया है। रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, गरीबों के घर हो या अस्पताल, आज भारत
फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में है। आज भारत पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत में निवेश कर रहे हैं। इस दौरान तमिलनाडु राज्य को 20,000 करोड़ से अधिक की विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कई परियोजनाओं की सौगात पीएम ने दी। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयासों से आज भारत की पोर्ट कैपेसिटी और जहाजों के टर्न अराउंड टाइम में बहुत सुधार हुआ है। कामराजार पोर्ट भी आज देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले पोर्ट्स में से एक है। इस पोर्ट की कैपेसिटी को हमारी सरकार लगभग 2 गुना कर चुकी है। अब जनरल कार्गो बर्थ 2 और कैपिटल ड्रेजिंग फेज 5 के उद्घाटन से तमिलनाडु से होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नई ताकत मिलेगी। पीएम गति शक्ति योजना के तहत भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर काम किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के लिए मुख्य निर्माणकारी खंड है, जिसके जरिए न केवल रोजगार के अनगिनत अवसर निकलते हैं, देश में निवेश बढ़ता है और इसके साथ ही जीवन स्तर में सुधार होता है। देश को विकसित बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो तेजी से हो रहा है और इसका फायदा किस तरीके से हमारे देश को मिल रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। इस पर और चर्चा के लिए आइए रुख कर लेते हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इकोनॉमी टुडे में। मुकुल जी, धन्यवाद। जी अनिल जी, आप किस तरीके से देखते हैं, अगर पिछले 10 सालों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ जब विकास की बात कही जाती है तो ये ज़रूरी कि जो इबारत है वो सिर्फ कहने के लिए लिखी ना जाए बल्कि रची भी जाए, और वही स्थिति शायद अब हम भारत में देख सकते हैं। बिल्कुल मुकुल जी, जैसे प्रधानमंत्री ने अभी कहा तमिलनाडु में कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है इस देश में, एक फिजिकल है, सोशल है और डिजिटल है। ये जो इन तीनों का जो मिलन है, इसी में जो हमारी जो भारत को अगर विकसित बनना है तो इन तीनों का मेल होना चाहिए, और ये हम देख रहे हैं। अगर मैं एक ही आंकड़ा आपके पास रखना चाहता हूँ, ये सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फायदा हुआ है आम आदमियों के लिए, पिछले 10 साल में 51 करोड़ बैंक अकाउंट दिए गए हैं और इनमें 28 करोड़ महिलाओं का है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा दिए किस तरीके से विकसित भारत में ऐसा एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव ला सकता है। जी बिल्कुल। और अनिल जी, अब से पहले की अगर बात की जाए तो इस तरीके का समावेश जो है वो नज़र नहीं आता था, तो जाहिर तौर पर हम मान सकते हैं कि अभी की जो नीतियां हैं वो आगे की सोच को लेकर चल रही हैं, वो वर्तमान में नहीं बल्कि अगले 25 साल, 50 साल या 100 साल में किस तरीके से जो हमारा देश है और कैसे बेहतरी रास्ते पे जाएगा, इसको लेकर काम हो रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पहले जो देश के जो मुद्दे थे वो गरीबी के चारों ओर होते थे। मतलब गरीबी क्यों बढ़ता है? गरीबी इसलिए होता है कि ये एक्सेस नहीं होता है आम लोगों के पास, चाहे बिजली का हो, कुकिंग गैस का हो, पीने का पानी हो, पढ़ाई एजुकेशन हो, कुछ भी नहीं होता है। तो अब जब आप ये सारे फैसिलिटी दे देते हो तो गरीबी का जो मुद्दा है, आप देखें आंकड़े जो है 2000 में 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, आज कुछ 16-17% हो गया है। तो ये पिछले 20 साल में जो बदलाव आया है, इससे जो पूरा देश का जो सोच है वो बदल गया है।
अब जी। एक मौका मिला है आगे सोचने का। जी। तो इसी को देखकर ही 2047 का जो प्लान बनाया है सरकार ने, अब नीति आयोग हाल में ही अभी सबके साथ शेयर करेगा कि जी। कैसा प्लान होगा कि 2047 में 26 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, डॉलर जी। 26 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगा 2047 में। जी। आज भारत सिर्फ $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। बिल्कुल अनिल जी, और आप तो इतने लंबे समय से आर्थिक मामलों को कवर भी करते आए हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब हम पहले कहते थे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगी, कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन 10वें पायदान से लेकर 5वें पायदान तक हम लाए हैं और लक्ष्य है कि 3 तक इसको जल्द ही पहुंचाया जाए। मैंने जो अपने आर्थिक जर्नलिस्टिक करियर में जो देखा है, मतलब 1986 से हम लगे हुए हैं। जी। तो जो हमने, अगर आप 2011-12 में भी देखिए, भारत को फ्रेजाइल 5 में दोहराया जाता था दुनिया में कि इसका आर्थिक ढांचा जो है इतना वल्नरेबल है कि किसी टाइम टूट सकता है। और आज देश में सबसे 5 विकसित देशों में है जी। और 2-3 सालों में तीसरे स्थान पर भी पहुंच जाएगा। तो ये जी। जो बदलाव है मैंने अपनी करियर में कभी नहीं देखा है। तो मतलब एक तरीके से एहसास नहीं होता है कि इतना बदलाव इतनी कम समय में जी। आ सकते हैं। तो जैसे ही वापस हम बैंकिंग के उदाहरण पे जाएं, जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है, ये बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक का बैंक है। जी। ये जेनीवा में है। इन्होंने अभी एक हाल में एक स्टडी किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो 10 साल में जो 51 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट दिया है, ये नॉर्मली 47 साल लगते हैं किसी देश को पाने के लिए। तो जी। आप समझ लीजिए किस गति से बदलाव आ रहा है इस देश में। बिल्कुल, और तभी तेज़ी से उभरती जो अर्थव्यवस्था है वो हमारे देश की नज़र आती है। और इसी में जब हम मेक इन इंडिया की अगर बात करते हैं, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? मुकुल जी, मेक इन इंडिया का जो मतलब है ये नहीं कि हर चीज भारत में ही बनेगा, बट कुछ चीजें हैं। एक तो स्ट्रेटेजिक नेचर होता है और दूसरा मतलब जॉब्स की तरफ से होता है। जी। तो आप अगर स्ट्रेटेजिक नेचर का, जैसे हम सोचे कि उदाहरण देख लीजिए, हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी। जो यूपीआई, जो आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में जी। दोहराया था। तो अगर यूपीआई नहीं होता, अगर कोई सोचिए कोई जंग हो जाए जैसे रशिया का हुआ यूक्रेन के साथ, तो जी। तुरंत अमेरिकन जो कंपनीज हैं, ये क्रेडिट, वीजा और मास्टर कार्ड, इन्होंने अपना पूरा सिस्टम बंद कर दिया जी। रूस में। जी। तो अभी सोचिए ये स्थिति भारत में हो, लेकिन हमारा जो एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपीआई, जी। इसमें भारत को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर ऐसी स्थिति आई। जी। तो एक स्ट्रेटेजिक नेचर होता है। दूसरा होता है कि आपको रोजगार बढ़ाना है, आपको देश को विकसित करना है। तो जैसे अभी तमिलनाडु है, एक फ्रंटलाइन स्टेट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। जी। अब ये एक ऑटोमोबाइल हब बन गया है। अब बिल्कुल। जैसे अभी इसमें एप्पल और बाद में अभी टेक्नोलॉजी भी आ रहा है। जी। तो ये जो एप्पल, लेनोवो, ये सारे असेंबल करने लगे। गूगल भी अभी वहाँ फोन अपना बनाना शुरू करेगा। जी। तो इससे क्या होता है, रोजगार बढ़ता है और स्किल भी बढ़ता है। तो बिल्कुल। ये भी एक तरीके, तो दोनों हिसाब से देखिए, मेक इन इंडिया इसलिए होता है, ये नहीं कि मतलब हर चीज मेक इन इंडिया होगा, वो जी। हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में हर एक 70-80% एक देश में होगा, बाकी किसी देश के लिंक के साथ ही होगा कि जी। वहां से इंपोर्ट करना हो। बिल्कुल, तभी शायद हम अनिल जी कहते भी हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो रोज़गार के अवसर हैं वो बढ़ते हैं, इजी ऑफ लिविंग बढ़ती है, और इसके साथ ही जो विदेशी निवेश है वो भी बढ़ता है। कहीं ना कहीं एक विश्वास के तौर पे अब भारत उभर रहा है उसी वजह से। बिल्कुल। और जो आपने बोला ना, सही बोला, ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग। जो हमारे आम, अरे 20 साल पहले जाइए, आम जिंदगी में इतना फ्रिक्शन रहता था। जी। अगर हमें बैंक से पैसे भी निकालने थे तो हमारा 1-1.5 घंटा निकल जाता था अपने ही पैसे निकालने जी। में। आज वो तुरंत, पहले अभी क्रेडिट कार्ड, एटीएम आया, अब तो यूपीआई आया, हमने क्यूआर कोड स्कैन किया, तुरंत पे कर दिया। और जी। दूसरी बात याद रखिए, ये जो अभी आपने जो आंकड़ा दिया, दिसंबर में 1200 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए यूपीआई में। जी। मतलब मैं हैरान हूँ, 2016 में 8000 ट्रांजैक्शन थे और इतने कम समय में इतने बड़े। और जी। इसमें और अच्छी बात यह है कि
70% जो है 500-200 रुपए नीचे सम के है। मतलब आम जनता जो है इसको यूज कर रहा है, ये नहीं कि एलिट्स यूज कर रहे हैं इसको, ये आम लोग भी यूज कर रहे हैं। जी। तो ये आम लोगों तक फायदा पहुंच रहा है, हर चीज में, हर प्रगति में आम लोगों का भी एक हिस्सा है अभी। जी बिल्कुल अनिल जी, और ये जो अब नया वर्ष है, वर्ष 2024, इसमें आप किस तरीके से देखते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो किस तरीके से और आगे हमें नजर आएंगे? मुकुल जी, उम्मीद है कि ये गति और पकड़ेगा, क्योंकि जो हम एक उसमें होता है ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जो कहते हैं कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ, आप ग्रोथ पे ग्रोथ पे ग्रोथ करते हो, तो एक तरीके से ग्रोथ एक मतलब स्थिति पे पहुंच गया है, अब यहाँ से बढ़ेगा ही। तो आपने अभी देखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू में उन्होंने पहले जो फोरकास्ट किया था ग्रोथ का 6.5% था इस 2023-24 में, जी उसको उन्होंने 7% कर दिया है। बिल्कुल। तो अब ग्रोथ जब बढ़ रहा है तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इन्वेस्टमेंट है, रोजाना हम देखते हैं कोई निर्णय होता है, कोई इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेता है, और जो पहले ही पाइपलाइन में है, तो ये तो और गति पकड़ेगा, और जितना गति पकड़ेगा वो और भी मतलब एक्सेलरेशन होगा, एक मोमेंटम पा लिया है इस देश ने। तो मुझे तो लगता है 2024 में ये गति और पकड़ेगी। बिल्कुल, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके साथ साथ हर जगह, हर क्षेत्र में जो विकास है वो नजर आएगा, आपका ये मानना? बिल्कुल। और मैं ये भी आपके साथ मुकुल जी शेयर करना चाहता हूँ कि जो एक बदलाव जो है ना, मतलब हमारे जो माइंडसेट में, पहले जो होता था, अगर आप कुकिंग गैस लो, बिजली लो, पानी लो, हेल्थ लो, कुछ भी लो, ये एक तरीके से एक प्रिविलेज था। मतलब फोन जो था, आपके पास पैसे हो तो होगा। आज जो है हर चीज, मतलब जो सुविधा है हमारी जिंदगी की, आम सुविधाएं जो हैं, जो जीने की सुविधाएं हैं, ये अब प्रिविलेज नहीं रहा, ये मतलब सबको मिल रहा है। तो ये एक मतलब मूलभूत ये बन चुका है अब। बिल्कुल। तो इससे जो बदलाव आ रहा है ना, मतलब ये देश का पूरा ढांचा बदलेगा, और एक तरीके से एक नींव बना रहा है, जो हम फ्यूचर ग्रोथ की बात कर रहे थे, मतलब अगले 25 साल का। तो ये जो एक नींव बन रहा है, ये बहुत ही एक डिफरेंट और ओरिजिनल नींव है। जबकि पहले मैंने बोला 2000 में 50% गरीब थे, अब आप देखोगे मिडिल क्लास जो है आज कुछ 440 करोड़ का है। यानी नए भारत का एक बेहद ही मजबूत आधार जो है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत हम कह सकते हैं, जो कि इस पर खड़ा हो रहा है। फिलहाल आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ की, इसके लिए अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आपने किस तरीके से जो देश है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते कैसे विकास की नई इबारत दिख रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। रोजमर्रा के प्रोडक्ट बनाने वाली देश की दिग्गज एफएमजीसी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को बड़ा झटका लगा है। कंपनी को 5 राज्यों के अधिकारियों से कुल 447.5 करोड़ रुपए की जीएसटी मांग और जुर्माना नोटिस मिले हैं। HUL ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि इन आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है और कंपनी इसका आकलन करेगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को जीएसटी क्रेडिट, सैलरी, अलाउंस आदि के मुद्दे पर ये नोटिस मिले हैं। केंद्र सरकार ने देश में चिकित्सा उपकरणों के आयात, नैदानिक जांच, परीक्षण आदि को सुव्यवस्थित करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली शुरू की है। भारत के औषधि महानियंत्रक राजीव रघुवंशी ने जारी एक नोटिस में कहा कि राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था स्थापित की गई है, जो एक वास्तविक एकल खिड़की प्रणाली है। यह निवेशकों की सभी मंजूरियों के लिए एकल मंच है, जिससे व्यापार सुगमता होगी। दूरसंचार विभाग की तकनीकी शाखा दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र साल 2024 की शुरुआत से 37 और उत्पादों को सरलीकृत प्रमाणन योजना के तहत लाया है। इससे प्रमाणीकरण के लिए लगने वाला समय 8 सप्ताह से कम होकर 2 सप्ताह हो जाएगा और ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा मिलेगा। इन उत्पादों में मीडिया गेटवे, आईपी सुरक्षा उपकरण, आईपी टर्मिनल, ऑप्टिकल फाइबर या केबल ट्रांसमिशन टर्मिनल उपकरण आदि शामिल हैं। SCS के तहत कुल उत्पाद अब 12 से बढ़कर 39 हो गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और फेम 2 की समय सीमा नजदीक आने के साथ सरकार ने इसके लक्ष्य का 70% पूरा कर लिया है। सरकार ने मार्च 2019 में 17.40 से अधिक वाहनों को फेम 2 सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा था। साल 2023 में हर महीने 1 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री होने से केंद्र सरकार इसको लेकर आश्वस्त है कि तय मियादी यानी 31 मार्च 2024 से पहले लक्ष्य पूरा हो जाएगा। प्राइवेट क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया का कहना है कि अरबपति कारोबारी एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ साझेदारी के लिए किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। इस बयान के बाद कर्ज में डूबी कंपनी के वापस पटरी पर लौटने की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया, जिस कारण पहले उसके शेयरों में तेजी आई थी।
तो जाना आपने आज क्या कुछ खास रहा कारोबार जगत में। फिलहाल आज के लिए काउंटी में बस इतना ही। आगे देखिए न्यूज़ 10 पराक्रम के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।